ने यमन के हूती ग्रुप ने एक बयान भी जारी कर बताया कि उन्होंने इसराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे और लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन सहित कई अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। अब वो एक ही वक्त में दो वार कर रहे, वो भी दो बड़ी ताकतों के खिलाफ। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल पर हूतियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि उनकी मिसाइल फ्लीट ने पैलेस्टाइन सेकेंड हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। अब हूतियों को तो ये दावा है कि उनके ऑपरेशन ने कामयाबी के साथ साथ अपना वादा पूरा किया, जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर काफी देर तक फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने किया जारी। 4-5 बोरियों में अध जले नोट। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर करोड़ों का कैश मिलने और उसको लेकर मचे बवाल को लेकर अब और भी मामला गर्मा सकता है। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में हर सप्ताह सोमवार को हम प्रस्तुत करते हैं सप्ताह की बात कार्यक्रम, जिसमें हम देश और दुनिया की तमाम घटनाओं को लेकर चर्चा करते हैं, खबरों को लेकर चर्चा करते हैं, सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने राजनीतिक, सामाजिक समीक्षक, विचारक और राजनीतिक कार्यकर्ता। तो सुभाष जी बताएं, पिछले सप्ताह में आप किन घटनाओं को, किन खबरों को महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका क्या असर होने वाला है? धन्यवाद मंत्री जी, सभी साथियों को नमस्कार। सबसे ज्यादा विचलित हूं मैं अदालत की खबरों से। जो कुछ हो रहा है आज देश में अदालतों के मामले में, कम से कम अदालतों को अपनी बदनामी से बचने के लिए तो कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। नीचे की अदालतों को हम जानते हैं कैसे काम होते हैं, कैसे सेटिंग होता है, कैसे फैसले दिए जाते हैं, लेकिन अब ऊपर की अदालतों में भी कैसी घटनाएं हो रही है ये हमारे सामने। दिल्ली में एक न्यायाधीश के घर में आग लगी, नोटों के बंडल जले हुए मिले, ये समाचार पहले आया। अब बाद में उसकी सफाई आती है कि ऐसे कोई मिला नहीं है, क्योंकि ये बात का है। ये सब मतलब जो हो चुका है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कसरत भी शुरू हो गई। अब वहाँ का जो फायर चीफ है, जो अग्निशमन दल के प्रमुख है अतुल गर्ग, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई नोटों के बंडल वगैरह मिले नहीं। तो ये खबर कहाँ से आई? और फिर खबर आई तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए उस न्यायाधीश का उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कैसे कर दिया? तो इस खबर में कुछ न कुछ तो था, कुछ न कुछ तो हुआ है। और न्यायालय में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है उच्चतम न्यायालय में, जिनसे न्यायपालिका को लेकर और एक चिंता होती है। अब एक प्रधान न्यायाधीश थे हमारे, उनके घर में प्रधानमंत्री गणेश जी की आरती करने चले जाते हैं। एक न्यायाधीश है जो प्रधान न्यायाधीश थे, पदमुक्त होके और राज्यपाल बन जाते हैं किसी वित्ताभर राज्य के। उसके बाद में किसी महिला कर्मचारी के गंभीर आरोपों की जांच जिन न्यायाधीश के ऊपर है, जो प्रधान न्यायाधीश है, वो स्वयं ही करते हैं, वो स्वयं ही बरी हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं क्या बताती है? एक न्यायाधीश ऐसे है खुलेआम उत्तर प्रदेश के जो खुलेआम धार्मिक वक्तव्य देते हैं कि बहुसंख्यकों के पक्ष में। एक न्यायाधीश है जो कहते हैं कि महिला के स्तन को छूना और उसके नाड़ा काटना ये कोई बलात्कार का प्रयास नहीं है। तो क्या हो क्या रहा है देश में? ये सारी चीजें चिंता व्यक्त करती है। कोई न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर दूसरे दिन चुनाव का नामांकन पत्र भरता है, पश्चिम बंगाल की घटना है। तो ये सारी न्याय व्यवस्था को लेकर हमारे यहाँ जो संदेह पैदा करने वाली बात है, क्योंकि न्याय अगर ये सबसे बड़ी संस्था है, जो दूसरी जो नियामक संस्था है, चुनाव आयोग है, कार्यपालिका है, ऐसी जो नियामक संस्थाओं का निगरानी करने का काम न्यायपालिका का है, वही अगर ऐसी हो जाए तो फिर क्या होगा इस देश में, ये सवाल पैदा होता है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे से न्यायालयों के फैसले प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पार्टियां टूटी, सिंबल को लेकर झगड़ा हुआ। 2.5 साल हो गए, जो टूटी हुई पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बना है, उसने राज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला ही नहीं कर पाया कि कौन असली है और कौन नकली है। उन्होंने 2 बार वहां के जो स्पीकर है उनको भेजा सम्मन के आप इसका फैसला कीजिए, लेकिन स्पीकर ने भी नहीं किया। स्पीकर ने भी फैसला नहीं किया। स्पीकर का आसन भी एक तरह का न्यायासन होता है, लेकिन आजकल जो विधानसभाओं में बहुमत दल के स्पीकर है वो भी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो लोकसभा में ही दिखाई देता है हमको।
तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये बहुत चिंतित करने वाली घटनाएं हैं और इन घटनाओं को पर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि अगर न्यायपालिका की हालत ये रही। अब हमने देखा पिछली बार चुनाव आयोग की नियुक्ति में, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं शामिल हुए, बाद में फिर उनके खिलाफ संसद में नया कानून बन के उनको हटा दिया गया। तो चुनाव आयोग के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाया, फैसले ही नहीं कर पाते हैं और याचिकाएं लंबित रहती है। जो ये लोक महत्व की है, जिनसे पूरे देश का भविष्य जुड़ा है, किसी प्रदेश का भविष्य जुड़ा है, ऐसे मसलों पर तत्काल निर्णय होना चाहिए। एक समयावधि के अंदर उसका निर्णय होना चाहिए, लेकिन ये पड़ी रहती है। जो अवैध मुख्यमंत्री होता है वो अपना कार्यकाल पूरा करके चला भी जाता है। कई चुनाव याचिकाओं में भी हम देखते हैं कि चुनाव हो जाने के बाद में और दूसरी विधानसभा आने के बाद में उसका चुनाव रद्द होता है। तो ये सारी चीजें जो विसंगतियां लोकतंत्र में पैदा करती है, इसको लेकर न्यायपालिका को बहुत गंभीर होने की जरूरत है और लोगों को भी गंभीर होना चाहिए। हमारा सारा एक एक खंबा हम दुनिया में डींग मारते फिरते हैं कि हम इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और हमारे यहाँ ये होने वाला है, हमारे यहाँ ये होने वाला है। उस देश के न्याय व्यवस्था की हालत देखिए आप। हम अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था को देखते, कोर्ट के अंदर मुंशी को हम पैसे देके तारीख बढ़वाते हैं तो न्यायाधीश बैठे रहते हैं सामने, लेकिन ये कितना व्यंग्यात्मक दृश्य रहता है अदालतों में। मैंने कई बार देखा अदालतों में, हम अदालत में वहाँ मुंशी से बात करते हैं, मुंशी को धीरे से पैसे खिसकाते हैं और ऊपर डायस के ऊपर जज साहब बैठे रहते हैं। क्या उनको मालूम नहीं है कि तारीखें किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से व्यवहार होता है? तो ये नीचे से लेकर, ये नीचे तो चल ही रहा था, लेकिन ऊपर की अदालतों तक। अभी मैं प्रशांत भूषण का किया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज को एक न्यायाधीश महोदय ने निवृत्त होते समय उसको मान्यता दे दी, जबकि वो अवैध इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसमें 2 करोड़ का लेन देन होने के आरोप लगे। तो ऐसे आरोप लगते कैसे हैं? जब न्यायासन पर ऐसे आरोप लगेंगे तो निश्चित रूप से आम आदमी कहाँ जाएगा न्याय के लिए? तो लोकतंत्र को लेकर यह बहुत बड़ा संकट है। न्यायपालिका का इतिहास हमारा अच्छा रहा है, बहुत अच्छे फैसले न्यायपालिका ने दिए हैं, लेकिन कम से कम एक तो संस्था हमारे यहाँ पर ऐसी थी जिसके ऊपर लोगों का विश्वास था, लोगों की निष्ठा थी कि कम से कम न्यायपालिका में तो यह भ्रष्टाचार नहीं होगा। हाईकोर्ट लेवल तक भी हो गया था तो सब मानते थे कि हाईकोर्ट लेवल तक तो चलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं चल सकता, ये हम लोगों को कहते थे सीना ठोकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी जो खबरें आ रही है वो इसी तरह की खबरें, मैंने उदाहरण दिया आपको कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या क्या हो रहा है। तो ये एक आग लगने पर ये जो सामने आया है, और उत्तर प्रदेश के बार एसोसिएशन ने कहा है कि हमारा उत्तर प्रदेश कूड़ेदान नहीं है। निश्चित रूप से ये चिंतनीय बातें हैं, तरह तरह की बातें देश में हो रही है न्यायालय को लेकर, इसको लेकर, और बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर तत्काल कोई बड़े जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए। जो न्यायाधीश है आज सुप्रीम कोर्ट में, जो न्याय मंडल है उसको सोचना चाहिए। लेकिन इसकी नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। न्यायाधीशों की नियुक्तियों को कॉलेजियम तय करता है। अब सरकार चाहती है कि अधिकार कॉलेजियम का नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दृढ़ता दिखाई और ये अधिकार जो है न्यायालय के कॉलेजियम के पास ही रहा। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं सुप्रीम कोर्ट में हो तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जैसी सरकार जब तक देश में है तो वो खुद इस हाथ में लेगी। न्यायालयों में भी कैसा भाई भतीजावाद चलता है, इसलिए आज स्टालिन ने सही मांग की है कि सभी वर्गों के लोग न्यायाधीश होने चाहिए। आज स्टालिन का वक्तव्य है, क्योंकि कुछ खास वर्ग के लोग हैं और ये भी एक वंशवाद चला हुआ है न्यायालय में। हमने देखा कि कई लोगों के बच्चे जो थे, जो न्यायाधीश थे, उनके वंशधर भी न्यायाधीश होते जा रहे हैं। कुछ खास परिवारों में हमारी न्याय व्यवस्था जो घूम रही है, इसको लेकर हमको चिंतित होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज इस बारे में काफी लोग सोच रहे हैं, कई अखबारों ने इसको लेकर संपादकीय लिखे हैं और इनको हमकी दखल देना चाहिए। मैं बस अपनी बात ये न्यायालयों के मामले में जो कहा, इसको सब लोग गंभीरता पूर्वक सोचिए, कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद सुभाष जी। निश्चित रूप से न्यायालय कटघरे में है, न्यायाधीश कटघरे में है। जो यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ से 5 बोरी जले हुए नोट बरामद हुए हैं आग लगने के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं। और इस घटना के साथ ही पूरे देश भर में जो न्यायालयिक प्रक्रिया चल रही है, जो भरोसा था न्यायालय से, वह भी उठता जा रहा है। आपने प्रकाश डाला, धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जुड़ गए हैं, हम उनसे जानेंगे देश विदेश की घटनाओं के मामले में जानकारी है। गाजा के अंदर हमला किया है नेतन्याहू की सेना ने, इजराइल की सेना ने बड़ा हमला किया है, 400 से ज्यादा लोग मारे गए। दूसरी ओर नेतन्याहू की जो नीतियां हैं उसको लेकर हजारों लोग गाजा इजराइल की सड़कों पर निकल आए हैं, नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। यह दो तरफा बात चल रही है। एक तरफ फिलिस्तीन के खिलाफ
नेतन्याहू कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी ओर नेतन्याहू के खिलाफ उनके देश की ही जनता सड़क पर है। इस पर भी सलीम भाई प्रकाश डालें। साथ ही जो देश की अन्य घटनाएं हुई है, न्यायपालिका के मामले में सुभाष जी ने बताया ही है, औरंगजेब वाला मसला चल रहा है, इसको लेकर पूरा नागपुर जल रहा है। महाराष्ट्र में तरह तरह की घटनाएं हो रही है, मुख्यमंत्री का बयान आया है, ये भी सब घटनाएं हैं। प्रकाश डालें सलीम भाई। शुक्रिया मंत्री जी। आपने सबसे पहले गजा का जिक्र किया और गजा जो है वो जो युद्ध विराम हुआ था, इसराइल ने उसको जो है वो प्रैक्टिकली तोड़ दिया और आपने कहा कि खुद नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये दोनों का एक बहुत गहरा संबंध है। नेतन्याहू की जो सरकार है वो अल्पमत है, उनकी पार्टी अल्पमत है, वो दूसरों के सहारे अपनी सरकार चला, और जिन लोगों के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं वो बहुत उग्र लोग हैं। वो लोग जो है वो इस युद्ध विराम के बहुत खिलाफ थे। तो एक ने जो है वो इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन ये कि ट्रंप का दबाव था इतना ज्यादा कि नेतन्याहू को करना पड़ा। लेकिन नेतन्याहू ने उनसे कहा था कि हम जो है वो बहुत जल्द इसके 3 जो फेजेस हैं, पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो पहले फेज के आसपास हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो ऐसे ही हुआ। पहले फेज के बाद जो है वो नेतन्याहू ने एक्सटेंशन मांगा और वो एक्सटेंशन का कोई वो नहीं था, कोई जवाब नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। तो हमास ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने जो है वो बमबारी शुरू कर दी और 500 से ज्यादा लोग जो है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो बेसिक बात यह है कि नेतन्याहू अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को सत्ता में रखने के लिए ये सब कर रहे हैं और ये उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए कि उनके ऊपर 3 मुकदमे हैं। पहला मुकदमा तो उनका जो है वो भ्रष्टाचार का है, और दूसरा मुकदमा उनका जो है वो चीटिंग का है, और तीसरा मुकदमा उनका जो है अविश्वास का है। तो ये तीनों मुकदमे अगर वो हार जाते हैं तो उनको कम से कम 10 साल तक जो है वो जेल में चक्की पीटना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि जिस दिन उनको अदालत में हाजिर होना था उसी दिन उन्होंने जो है वो ये हमला करा दिया, और हमला करा के अदालत में ये कहा कि अब देश की जो सिचुएशन है, देश जो है बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो इसलिए फिलहाल इस मुकदमे को आगे बढ़ा दिया जाए, और अदालत भी जो है वो मजबूरन उसने आगे बढ़ा दिया। तो बेसिकली जो ये युद्ध विराम टूटा है, इसके पीछे नेतन्याहू का अपनी कुर्सी बचाना है और अपने आप को जेल से बचाना है। अब आप ये देखें कि इसके लिए उन्होंने किस चीज को दांव पे लगा दिया। इसके लिए उन्होंने इस बात को दांव पे लगा दिया कि जो 57 लोग अब भी हमास के पास हैं, कैदी हैं, उनको जो है वो छुड़ाना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर वो 57 आ जाएंगे और अमन कायम हो जाएगा तो फिर अदालत जो है वो उनकी सुनवाई करेगी और उनके ऊपर फैसला सुनाएगी। तो वो चाहते हैं कि वो 57 वही रहें और इस तरह की युद्ध की परिस्थिति रहे जिसमें कि उनका मुकदमा जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन जो इसराइल की जनता है, जिनके लोग जो है वो कैदी है, जिनके के छोड़ने की उम्मीद है, तो वो लोग जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो युद्ध विराम कराइए और आप जो है हमारे लोगों को छुड़ाइए। लेकिन अब इसके लिए ये मुसीबत है कि अगर वो इसको मान लेता है तो फिर उसकी अपनी सत्ता चली जाती है, और अगर इसको नहीं मानता है तो भी वो दिन दूर नहीं है जबकि वो लोग जिस तरह से श्रीलंका में घुस गए थे प्रेसिडेंशियल हाउस में और उसको जो है निकल के प्रेमदासा को भागना पड़ा था, वैसी सिचुएशन नेतन्याहू के साथ भी हो सकती है कि उसको जो है वहां से निकल के भागना पड़े। सिचुएशन में एक और भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये अभी पिछले दिनों फिलिपाइन का जो एक्स प्रेसिडेंट, हालांकि उनकी बेटी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको जो है वो वहां के प्रेसिडेंट ने जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके हवाले कर दिया और अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो इस चीज ने लोगों को डरा दिया। नेतन्याहू को भी इस बात का डर है कि अगर इनके बाद वाली सरकार, क्योंकि उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है और उनको पकड़ के ICC के हवाले कर देती है, तो 10 साल तो अपना इंटरनल और फिर ICC जो सजा देगी वो एडिशनल। तो ये सारे प्रेशर हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। नेतन्याहू जो है वो इस तरह की गलतियां और इस तरह का अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंटरनल स्टेट के अलावा भी
अभी फिलहाल नेतन्याहू जो सोच रहे थे कि मैं हमला करूंगा और सब कुछ मेरे कब्जे में आ जाएगा, वैसा हो नहीं रहा है। अभी वो 3 तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट आए हैं। दूसरी तरफ जो है वो हौती हैं जो यमन से रॉकेट फेंक रहे हैं, और तीसरी तरफ जो है वो गाजा के हमास है। तो ये तीनों लोगों की तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। यानी एक तरफ हमास के भी रॉकेट तल अवीव में आए, हौतियों के रॉकेट ने जो है उनका जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको तबाह कर दिया और उसकी जो है वहां पे उड़ानें बंद हो गई। और इस तरह से लबनान की तरफ से भी जो है वो रॉकेट्स आए। तो ये 3 एक्सटर्नल प्रेशर है और चौथा जो है वो इंटरनल प्रेशर है। तो इन प्रेशर्स के नीचे नेतन्याहू जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि इनके बीच में उनको वो एक तरह से निचोड़े जा रहे हैं, और कब तक वो इसको रेसिस्ट कर सकेंगे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे भारत में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ वो तो अभी अभी बताया गया, वो जज साहब का वाकया था। लेकिन इसके अलावा भी 2 बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट इस हफ्ते हुए, और वो जो परिसीमन का मामला है वो बहुत सीरियस और इसके बहुत दूरगामी जो है वो परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कि ये देश की नीति थी कि आबादी को घटाया जाए, तो जिन लोगों ने अपनी आबादी को घटाया उनकी सीटें कम हो जाएंगी, और जिन लोगों ने उस पॉलिसी पे अमल नहीं किया, उसकी खिलाफ वर्जी, उनको जो है वो इनाम दिया जाएगा, और जिसने उसको माना उसको सजा मिलेगी। तो इसलिए साउथ के जो चारों राज्य हैं, 5, वो सब एकत्र हुए हैं, और उन लोगों ने जो है वो इत्तेफाक से वहां पे कहीं भी बीजेपी नहीं है, तो वो सब के सब जो है वो ये कह रहे हैं कि परिसीमन में अगर हमारी सीटें कम हुई तो फिर ये कि ठीक नहीं होगा। और इसका बहुत बड़ी जो है वो चुनौती है बीजेपी के लिए कि वो इसको कैसे निकलेगी। अब इसमें जो एक सबसे बड़ा संकट है वो है नायडू के, इसलिए कि तेलंगाना में आप ये देखें कि कांग्रेस के अलावा जो अपोजिशन है वो भी चली गई, और वहां पर भी का जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो केरला वाले वो भी आ गए। लेकिन नायडू जो है वो नहीं गए, लेकिन आज नहीं कल उनको जो है वो जाना पड़ेगा। इसलिए कि अगर वो नहीं जाएंगे, उनकी मजबूरियां हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन ये कि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका जो है वो आंध्र प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है, साउथ और नॉर्थ का जो डिवीजन है, ये जो विभाजन है, ये देश के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, और बीजेपी जो है वो इसको हल्के में नहीं ले सकती। आखिर में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में जो है वो 4% उन लोगों ने वादा किया था मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, और उन्होंने उसको दे दिया। तो कांग्रेस के अंदर जो पहले डर होता था कि वो सोचती थी कि अगर हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया तो बीजेपी वाले उसको उचक लेंगे और सारे बहुमत को जो है वो हमारे खिलाफ कर देंगे, और इसलिए वो थोड़ी डरती थी, उसके अंदर जो झिझक था। इस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसको ओवरकम करने में कामयाब हो गई है, और जो बीजेपी वालों ने हंगामा किया तो वो हंगामा भी जो है वो उन्होंने 6 महीने के लिए उन हंगामा करने वाले बीजेपी के जो विधायक है उन सभी को जो है वो निलंबित कर दिया। और एक और भी अहम बात ये है कि ये फैसला उस वक्त किया गया जब आरएसएस की जो है वो कार्यकारिणी की मीटिंग बेंगलुरु में हो रही थी, और उनके यहाँ जो 2 बड़े बड़े प्रस्ताव थे, उनमें से एक प्रस्ताव ये था कि बांग्लादेश का मामला, और दूसरे ये कि वो उन्होंने साफ कहा था कि हम धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन देने नहीं देंगे। तो जिस वक्त वो सभा चल रही है बेंगलुरु में, उसी वक्त कांग्रेस ने ये फैसला किया, उसको पारित कराया, और फिर जो है वो अब एक तरह का आत्मविश्वास का एक सबूत दिया। जब तक कि कोई पार्टी में आत्मविश्वास नहीं होता उस वक्त तक वो आवाम का, जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकती। हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है, लोगों में जा रही है, और कर्नाटक में। तो ये आत्मविश्वास कांग्रेस के लिए आज की तारीख में बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि इससे उसका फायदा होगा और बीजेपी का नुकसान होगा। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का मामले का जो फैसला कर्नाटक ने लिया है वो देश के लिए नजीर बनेगा। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम जी, औरंगजेब को लेकर पिछले 2 हफ्ते से बहस चल रही है, और इसमें तीसरा कोण प्रस्तुत किया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने।
रामजी लाल सुमन पिछले 40 साल से देश की लोकसभा में और राज्यसभा में नेतृत्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को या मुगलों को लाया कौन? मुगलों को लाए राणा सांगा, और राणा सांगा के ऊपर जो हमला किया है रामजी लाल सुमन ने, उसको लेकर मध्य प्रदेश में करणी सेना नाम की राजपूतों की जो सेना कही जाती है, उसने बयान दिया है कि रामजी लाल सुमन का चेहरा काला करके जो लेके आएगा उसको हम 5 लाख का इनाम देंगे। ऐसी कई बार पहले भी करणी सेना घोषणाएं कर चुकी है। हम चाहते हैं कि देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ इस खबर पर भी आप प्रकाश डालें। डॉक्टर सुनील, मुझे लगता है कि रामजी लाल सुमन जी ने तथ्यात्मक बात की है। इतिहास के एक तथ्य को उन्होंने प्रस्तुत किया है। जो ऐसे मुस्लिम शासक आए जो लुटेरे थे, उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ऐसे शासकों से अलग किया है जो भारतीय संस्कृति को जिन्होंने अपनाने का काम किया, समन्वय से आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये एक पुरानी बहस है जिसको रामजी लाल सुमन जी ने यहाँ पर रखा है। वो बात जो पाला कि बेंगलोर के अंदर जब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग आरएसएस की चल रही थी, तो जो उनके सीआर मुकुंद हैं, सर कार्यवाहक, महत्वपूर्ण पद होता है, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जो लोग स्टालिन के साथ खड़े हैं, जो लोग इस देश में संघवाद की बात कर रहे हैं, जो लोग राज्यों के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको संघ राष्ट्रद्रोही बता रहा है। ये वो संगठन है जो अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन ये मोदी जी की तरफ से, अमित शाह साहब की तरफ से ये बैटिंग करने का काम, उनकी तरफ से लड़ने का काम कर रहा है। देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये शुद्ध राजनीति करने वाला संगठन है।